हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रबंध के कार्यों का अध्ययन करेंगे और प्रबंध के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो उसके प्रमुख कार्य और दूसरा उसके सहायक कार्य। जो प्रमुख कार्य हैं वो 7 होते हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, संचालन, अभिप्रेरण, नियंत्रण और समन्वय। और जो सहायक कार्य हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: संदेशवाहन, नवाचार, निर्णयन और प्रतिनिधित्व करना। तो इन कार्यों के बारे में आज हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रबंध के प्रमुख कार्य। जो 7 प्रमुख कार्य हैं उनके बारे में देखेंगे। वैसे तो आने वाले अध्यायों में हम लोग इनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्या कार्य किए जाते हैं, लेकिन आज संक्षिप्त में हम इनको देखेंगे। सबसे पहला काम है नियोजन करना। प्रबंध का ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है नियोजन करना, अर्थात योजना बनाना कि कौन से काम को कब करना है, कैसे करना है, कितना खर्चा आएगा, काम करते समय क्या क्या अवरोध आ सकते हैं, कठिनाइयाँ आ सकती हैं, और यदि वो कठिनाइयाँ आती हैं तो उनको दूर कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले प्रबंध के द्वारा नियोजन किया जाता है, योजना बनाई जाती है। और इसीलिए प्रोफेसर टेरी ने कहा है कि नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या करना चाहिए इसका पहले से निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है, अर्थात योजना बनाना आने वाले कामों के लिए कि क्या क्या करना है और कैसे करना है। दूसरा हम लोग देखेंगे संगठन करना। यदि हम केवल नियोजन कर लें तो नियोजन को पूरा करने के लिए, योजना को पूरा करने के लिए हमें संगठन की आवश्यकता पड़ती है। और संगठन करना प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि बिना संगठन के कोई भी प्रबंध जीवित नहीं रह सकता है। और इसके संगठन के अंतर्गत मनुष्य और मशीन दोनों के सामूहिक प्रयासों से लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि संगठन का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य संगठन कहलाता है, जिसका एक निश्चित उद्देश्य भी होता है। तो इस प्रकार दूसरा काम है प्रबंध का संगठन बनाना, ताकि संस्था की या उपक्रम की योजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा किया जा सके। तीसरा काम होता है प्रबंध का नियुक्तियां करना। आपने योजना बना लिया और संगठन कर लिया, लेकिन संगठन में काम करने के लिए लोगों को नियुक्त करना पड़ता है। और नियुक्तियों के अंतर्गत इस बात को देखा जाता है कि कौन किस पद पर कार्य करेगा, कौन किस पद के योग्य है, कितने पदों की आवश्यकताएं हैं और उनमें क्या क्या काम किया जा सकता है। तो इसके लिए नियुक्तियां की जाती हैं, और नियुक्तियां जो है उसके द्वारा लोगों को रोजगार मिलता है और जिससे हमारे समाज का भला भी होता है। और नियुक्ति का काम करने के लिए बड़े बड़े जो उपक्रम होते हैं उसमें अलग से सेवी वर्गीय विभाग खोला जाता है और उसी विभाग द्वारा सारी नियुक्तियां की जाती हैं। नियुक्तियों के अंतर्गत या सेवी वर्गीय विभाग के अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे श्रमिकों का चयन करना, उनका प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, पदोन्नति, संदेशवाहन की उचित व्यवस्था करना, श्रमिकों से परामर्श लेना और कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु आवश्यक सलाह भी देना। ये सारे काम नियुक्तियों के अंतर्गत किया जाता है। चौथा महत्वपूर्ण काम है संचालन करना। चूँकि प्रबंध जो है वो उपक्रम का मस्तिष्क होता है, इसलिए पूरा जो निर्देशन का काम है वो भी प्रबंध द्वारा किया जाता है। चूँकि योजना भी प्रबंध द्वारा बनाया जाता है, तो इसीलिए उसको निर्देशित करना कि कौन से काम को कैसे करना है, यह भी प्रबंध के द्वारा ही किया जाता है। तो यह आवश्यक दिशा निर्देश इसके अंतर्गत प्रबंध द्वारा दिया जाता है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे कि प्रबंध संबंधी समस्याओं पर आवश्यक निर्णय लेना, अधीनस्थ कर्मचारियों का मार्ग प्रशस्त करना, वांछित कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करना,
श्रमिकों की समस्याओं को सुनना और उनको दूर करने का प्रयास करना। तो इसके ये सारे कार्य जो हैं वो संचालन के अंतर्गत किए गए हैं। और संचालन को इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है, व्यवसाय में संचालक का वही महत्व व कार्य है जो खेल में रेफरी का होता है। जिस प्रकार एक रेफरी पूरी खेल प्रतियोगिता को मैनेज करता है, व्यवस्थित करता है, संचालित करता है, उसी प्रकार प्रबंधक भी एक उपक्रम में निर्देशन का काम करता है। पांचवा काम है प्रबंध का अभिप्रेरण करना, अर्थात मोटिवेशन, प्रेरित करना कर्मचारियों को काम करने के लिए। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को कार्य के प्रति लगाव या आकर्षण दी जाती है, जिससे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो लगन से करें। अब डंडे से काम कराने वाला समय नहीं है, तो इसीलिए उनको प्रेरित करना आवश्यक है, और इसीलिए अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय भी कहा गया है। मानव का उपयोग मशीन की भांति नहीं किया जा सकता, और यदि उससे काम लेना है मनुष्य से, तो विभिन्न माध्यमों से विभिन्न समय पर उसको प्रेरित करना बहुत आवश्यक है। जैसे आप लोगों को पढ़ने के लिए हम लोग प्रेरित करते रहते हैं, प्राचार्य महोदय द्वारा प्रेरित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से श्रमिकों को भी बार बार लगातार प्रेरित करते रहना पड़ता है। प्रबंध का जो छठवां काम है वो है नियंत्रण। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, क्रय विक्रय, उत्पादन, व्यय, लाभ आदि के मध्य में उचित समन्वय बैठाया जाता है। नियंत्रण के अंतर्गत मुख्य रूप से इस बात को देखा जाता है कि जो उपक्रम का कार्य है वो पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं, और यदि नहीं चल रहा है तो उसके क्या कारण है, उसको दूर किया जाता है, और जो भी कार्य उसके अंतर्गत आते हैं उसको समय के अंतर्गत ही पूरा करने का प्रयास किया जाता है। नियंत्रण के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 क्रियाएं आती हैं। जिम्मेदारी का मापदंड निश्चित करना, मापदंड के आधार पर कार्य का मूल्यांकन करना, मापदंड का वास्तविक कार्य से तुलना कर जो कमियां हैं उनका पता लगाना, कमियों की खोज करके उनको दूर करना, और जो मापदंड के अनुसार काम नहीं करने वाले कर्मचारी हैं उन पर सुधारात्मक कार्रवाई करना। दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, परंतु सुधारात्मक कार्रवाई करना। और जो आखिरी मुख्य कार्य है वो है समन्वय। और समन्वय एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। यदि आपस में विभिन्न विभागों के बीच तालमेल नहीं रहेगा, क्योंकि एक उपक्रम में बहुत सारे विभाग होते हैं, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, परिवहन विभाग, तो जब तक इन सभी विभागों में समन्वय या तालमेल नहीं होगा, उपक्रम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, सामूहिक प्रयास किया जाता है कि विभिन्न उपक्रमों में तालमेल बना रहे, समन्वय बना रहे, जिससे सभी काम श्रेष्ठ ढंग से और अच्छे ढंग से और निर्धारित समय में ही पूरा हो सके। अब आते हैं हम लोग सहायक कार्य। वैसे तो सहायक कार्य कहा गया है, लेकिन ये भी प्रमुख कार्यों के अंतर्गत ही आते हैं। उसमें है पहला संदेश वाहन। संदेश वाहन जिसको कि कम्युनिकेशन कहते हैं। एक प्रबंध में कई स्तर होते हैं, ऊपरी स्तर से लेकर नीचे स्तर तक। तो संदेश वाहन के अंतर्गत प्रबंध ये दिखता है कि उसकी नीतियों की जानकारी अंतिम कर्मचारी तक प्राप्त हो पाए, और इसके अंतर्गत फैक्स, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, कंप्यूटर ये आदि माध्यमों का उपयोग किया जाता है। और चूंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जैसे कि प्रबंध ने कोई नीति को बनाया, कोई नियम बनाया, तो वो आखिरी व्यक्ति तक सही पहुंच सके, इसको इस कार्य के अंतर्गत देखा जाता है। उसके बाद दूसरा जो सहायक कार्य है वो है नवाचार, जिसको अंग्रेजी में इनोवेशन बोलते हैं। इसको आधुनिक कार्य भी प्रबंध का कहा जाता है। आज हम लोग देखते हैं कि रोज़ कोई ना कोई नई वस्तुएं आती हैं। यदि वो वस्तुएं पुरानी भी हैं तो उनमें कुछ ना कुछ नई चीज़ों को जोड़ दिया जाता है, क्योंकि जब तक नई चीज़ों को नहीं लाया जाएगा तब तक वस्तुएं बिक नहीं पाएंगी। क्योंकि आज का उपभोक्ता जो है नई नई सुविधाएं चाहता है, नया रंग रूप चाहता है। तो इसीलिए आजकल जितने भी बड़े उपक्रम हैं वहाँ पे एक अलग से अनुसंधान या शोध के लिए अलग से विभाग खोला जाता है,
जो लगातार इस प्रयास में रहता है कि और कौन सी नई सुविधा हम अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकें। तो ये भी प्रबंध का एक महत्वपूर्ण काम है। उसके बाद आते हैं निर्णयन अर्थात निर्णय लेना। कई ऐसे अवसर आते हैं जबकि निर्णय लेना पड़ता है, तो यह काम जो है वो प्रबंध का है कि विभिन्न अवसरों पर नियत समय में निर्णय ले। ये भी प्रबंध का एक सहायक कार्य है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आखिरी जो सहायक कार्य है वो है प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व भी प्रबंध का एक आवश्यक कार्य है, अर्थात प्रबंध जो है अपने स्वामी की ओर से विभिन्न विभागों में, सरकार के पास, न्यायालय में या विभिन्न जो व्यावसायिक मीटिंग्स होती है वहाँ पे वो अपने उपक्रम की ओर से प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भी एक प्रबंध के सहायक कार्यों में शामिल है, प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंटेशन जिसको कि कहते हैं हम लोग।